जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आप पिछला सब इतिहास के जो 8 गो चैप्टर आपका दिया हुआ है वो सभी का ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आप जा करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, सीरियल वाइज सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है आपका संसाधन एवं उसका उपयोग। संसाधन एवं उपयोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे इंपॉर्टेंट मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए, रहेगा क्वेश्चन आपका 8 से 10 मिनट तक का रहेगा, धैर्य बना करके देखिएगा। इस टोटल ये जो संसाधन एवं उपयोग है ना, इससे 100 से एबव क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें बांट दिया गया आपके किताब में जल संसाधन, मिट्टी संसाधन, ये सब संसाधन है ना, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो आज के वीडियो में 50 फिर 50 करके इस तरह से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब आपको पता होगा कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है। अनवीकरणीय के मतलब जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, ठीक ना, वो खत्म हो गया। लेकिन नवीकरणीय मतलब कि एक बार उपयोग कर लिए तो फिर उपयोग के लायक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हवा पानी जो कुछ भी है, लेकिन कोयला एक बार जला दिया तो खत्म, ठीक ना। लकड़ी एक बार जला दिया तो खत्म, तो अनवीकरणीय। तो कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय, ठीक। आज जिसमें जान होता है जिस संसाधन में, उसको जैव, आज जिसमें जान नहीं होता है उसको हम कहते हैं अजैव कहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? देखिए, कई बार पूछा है। अब बताइए, सौर ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं ना होगा, अर्थात वो नवीकरणीय है, जिससे पुनः पूर्ति योग्य भी कहते हैं। ये पुनः पूर्ति योग्य हो जाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर तक ले आदमी का रहता है किसी देश का, ठीक ना, जिसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 याद रखिएगा, ठीक ना। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? संसाधन के विदोहन से। संसाधन का जो मतलब एकदम धड़ल्ले से जो खत्म कीजिएगा, वही डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध करता है, ठीक ना। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित होता है? तो ठीक है, 12.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, यह क्या होता है कि समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वो संपदा होता है। 12.2 किलोमीटर मतलब कि आपके देश का हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपको पता है कि खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है, एक दिन ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा बाजार इसका। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है जी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगुर मृदा है। काली मृदा को ही रेंगुर मृदा कहा जाता है, जिसमें कपास की खेती होता है, फसल। ओके, ये क्वेश्चन को आप लोग सुधार लीजिएगा। 19.2 किलोमीटर होता है, 19.2। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र संपदा जो निहित होती है? तो 19.2 किलोमीटर निहित रहती है, ठीक ना। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ठीक ना, एक मिनट। पेट्रोलियम निम्न में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ठीक है, काली मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान मरुस्थल मतलब बालू। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है भाई? सोपानी कृषि याद रखेगा उत्तराखंड में, देखिए कई बार पूछा है, ठीक ना। सोपानी जो कृषि है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ओके, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि की जो खत्म हो रहा है, तो देखिए अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई याद रखिएगा। ज़्यादा मतलब कि सिंचाई खेत पटा करके काम करता है लोग, इसलिए वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हो गया है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए क्या है? सबसे बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होती है। वो क्या, ये देखते हैं आगे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण मतलब विनाश।
मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो एंड्रीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रीन, जिससे मेढक के प्रजनन क्षमता पर क्या है, ये इफेक्ट डालता है, प्रभाव। देश के बांधों को किसी ने भारत का मंदिर कहा था, देखिए कितना बढ़ दिया है। तो ये प्रथम जो प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू यही कहे थे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो महासागर में जो है ना 95.5% है। ओके, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है कौन सा ग्रह? तब ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ज्यादा? तब ये आपका आर्सेनिक का बढ़ा है। क्या चीज का बढ़ा है? आर्सेनिक का ज्यादा जल दोहन से। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? तब 65 से 70% रहता है। तो 65 लीजिएगा, ठीक है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% भारत में है, ठीक ना, पूरे जितना जनसंख्या है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ये जो है सोन जो है बिहार की है, ठीक ना, बाकी सब भारत की। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% ही वन का विस्तार था। उसके बाद ये अपना कटफट रहा है, लग भी रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट, वन की स्थिति की रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? तो ये था आपका 20.60 भौगोलिक, इतना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार? बिहार के अगर बोला जाए तो 7.1% है, ठीक ना। और उसके अनुसार भारत की कहा जाए तो 20.67। पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व और उत्तर का राज्य जो है 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो देश के कुल जो जितना आदिवासी सब जिला है 60 कुछ प्रतिशत है, ठीक ना, समथिंग 60.11% क्या है? वन का विस्तार है आपका। क्या? 188 आदिवासी। तो आदिवासी को ही पेड़ का मतलब ओरिजिनल मतलब वास्तविक संरक्षण कहा जाता है। वो सब पेड़ का पूजा वूजा करता है सब, ठीक ना, आपको पता होगा। चिपको आंदोलन उसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं आगे। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो एमपी में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो लीजिए इनको किया गया 3 भागों में, सघन, अति सघन और क्या एक और है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की हाँ एक बिरल मतलब फाका फाका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी भाई? तो 121 करोड़ थी 2011 के अनुसार। अब तो 135-37 पहुंच गया ना। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने प्रतिशत हेक्टेयर भूमि का विस्तार था जहां पर वन था, पेड़ पौधा था? 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सबको पता है, मोर है, जिसको संस्कृत में मयूर बोला जाता है। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो है ना अपने ही देश के थे, भारत के। चरक संहिता लिखे हैं। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि ये कैंसर के उपचार में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, कुनाइन मलेरिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 21 आर्टिकल 21 जो है ना, उसमें वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था, ठीक है। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल, यानी घड़ियाल, घड़ियाल तो घड़ियाल हो जाता है, ये सब नहीं होता, ठीक ना। घड़ियाल मतलब जिसका सुराही सा मुंह होता है इसलिए घड़ियाल है। मगरमच्छ जो होता है उसका बड़ा मुंह होता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा जो है उद्योगों की जननी है, माता है। निम्न में से कौन लौह-अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह-अयस्क का देखिए बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, वो सब कोयला के है। ये लोहा के कही थी, यहाँ अयस्क हेमाटाइट हो जाएगा लोहा का, ठीक ना। बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट वो सब कोयला के प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा लोहा जो है ना वो आपका कर्नाटक से है, ठीक ना।
भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार खनिज पाया जाता है। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह, जिसमें लोहा पाया जाता है। चूना पत्थर में नहीं, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइड। मैग्नीज, बॉक्साइड कौन हो जाएगा जी? मैग्नीज आपका हो जाएगा इसमें, जो कि लौह युक्त होता है, ठीक ना, लौह युक्त। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक मतलब जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, ठीक ना, तो वो कौन हो जाएगा आपका? जिसमें धातु का अंश नहीं होता है वो होता है अभ्रक। अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज है, इसमें धातु का कोई अंश होता नहीं है। ओके, ये देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? लौह अयस्क, लोहा का अयस्क जो है ये 20% ये यही निकालता है। कौन? छत्तीसगढ़। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है मैग्नीज में? तो 3 नंबर पर है मैग्नीज में। 1 टन इस्पात बनाने के लिए स्टील, 1 टन स्टील अगर बनाना हो तो कितने मैग्नीज चाहिए? जानते हैं कितना? 10 kg मैग्नीज चाहिए, 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कहाँ? उड़ीसा में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है आपका मैग्नीज। देखिए खनिज मतलब जो खान से खोद के निकाला जाता है, खनिज हो गया, ठीक ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मतलब कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल एल्युमिनियम का क्या है? तो वो है आपका बॉक्साइड। यही अयस्क, बॉक्साइड जो अयस्क है किसका है? एल्युमिनियम का, जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद। देश में तांबे का कुल भंडार कितना भैया? तो ये है 125 करोड़ टन है तांबा का भंडार। बिहार झारखंड में देश का कितना बिहार और झारखंड दोनों मिला के कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो ये लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल क्या है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर को ही पीस करके सीमेंट बनाया जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? सबसे ज्यादा खनिज तेल है तो वो आपका असम में है, ठीक ना। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला तो किस में? तारापुर में, ठीक ना। कहाँ? तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय भैया? तो जल तो नवीकरणीय, सौर नवीकरणीय, पवन नवीकरणीय, अनवीकरणीय के बात करें कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा। आइए 50 को से बेसी देख रहे हैं, 60 को देख रहे हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्राथमिक, ठीक ना। तो देखिए इसमें पेट्रोलियम, सॉरी विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये सब प्राथमिक है, ठीक ना, और ये प्राथमिक नहीं है। ओके। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? पारंपरिक मतलब गैर पारंपरिक मतलब दादा परदादा सब चलता नहीं आ रहा है, इधर की ओर बना है। तो कोयला बहुत पहले से है, बिजली, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा अभी है, ठीक ना। बिजली भी बहुत पहले से है, सौर सूर्य से ऊर्जा। गोंडवाना समूह के जो कोयला का निर्माण कितना वर्ष पहले हुआ था? तो गोंडवाना समूह 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। गोंडवाना समूह का कोयला, जो गोंडवाना समूह का कोयला जो मिलता है 20 करोड़ वर्ष पहले का है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादन करता है ये आपका झारखंड है, ठीक ना। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया कोयला होता है पीट होता है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट और सबसे घटिया पीट होता है। तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है और ये पीट सबसे घटिया है। बम्बई है या मुंबई है किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो मुंबई है जो है ना खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? तो ये आपका असम के डिगबोई में था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है भाई? तो प्राकृतिक खनिज जो होता है ना वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ओके। तो यह था मोस्ट इंपोर्टेंट 61 क्वेश्चन। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आएंगे, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा संसाधन एवं उपयोग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो अगर अच्छा सा कमेंट कीजिए। ओके।